मंच पर बैठे हमारे साथी सदस्यगण और सभागार में बैठे श्री विभूति नारायण राय जी, राजेंद्र राजन जी, प्रोफेसर मिथिलेश और तमाम जो साथी हैं, भाई बंधु सभी, ये कई साल पहले की बात है। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं गिरिराज किशोर, उपन्यासकार हैं। उन्होंने एक लेख में लिखा कि प्रेमचंद की तरह लिखना आसान है, जैनेंद्र की तरह लिखना कठिन है। इसका जवाब मैंने दिया था, लेकिन और वो हंस में लेख छपा था, राजेंद्र यादव उसमें थे। मैंने उनके पास वो लेख भेज दिया, लेकिन राजेंद्र यादव ने नहीं छापा। बल्कि ये कहूँ कि पहले उन्होंने मुझे लिखा था कि आपका लेख बहुत अच्छा है, मैं छापूंगा, लेकिन बाद में नहीं छापा। मुझे मालूम ये हुआ कि उन्होंने वो लेख मेरा गिरिराज किशोर को दिखला दिया, और तब गिरिराज किशोर ने उनसे आग्रह किया कि इसको नहीं छापिए। तो खैर, ये मैंने लिखा ये था कि कोई दो लेखक एक जैसा नहीं होता, और जैनेंद्र और प्रेमचंद तो बिल्कुल अलग अलग हैं। और देखिए, विरासत की बात है तो प्रेमचंद के बाद यशपाल, नागार्जुन, अमृतलाल नागर, भीषम साहनी आदि प्रेमचंद की परंपरा के लेखक माने जाते हैं। उनमें से कोई गांव के लेखक नहीं है, यानी ग्रामीण कथा नहीं लिखी है, लेकिन वो प्रेमचंद की परंपरा के लेखक माने जाते हैं। गांव के लेखक भी हुए, मार्कंडेय ने गांव की कथा लिखी है, अमरकांत, ये सब। तो इसलिए ये प्रेमचंद की विरासत क्या है? प्रेमचंद की विरासत है, अभी एक जिक्र किया गया बनारसी दास चतुर्वेदी के इंटरव्यू का 1930 में। असल वो ऐसे है, बनारसी दास चतुर्वेदी मशहूर पत्रकार, उन्होंने प्रेमचंद से पूछा कि आपकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो प्रेमचंद ने कहा, धन से दुश्मनी। किसी रचना का नाम नहीं लिया उन्होंने, हालांकि बनारसी दास चतुर्वेदी को उम्मीद यही थी कि वो किसी रचना का नाम लेंगे। धन से दुश्मनी 1980 में BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रेमचंद पर समारोह था, और मैं जन्मशती समारोह, मुझे भी बुलाया, मैं उसमें गया था। वहाँ से हम लोग कुछ लोग लम्ही गए प्रेमचंद के गांव। उस समय एक बूढ़ा आदमी मिला जो प्रेमचंद के समय में भी था, और उन्होंने कहा जब 1921 में प्रेमचंद ने नौकरी छोड़ी तो उनको कुल मिला जुला करके 5,000 रुपये मिले थे। ये जो कमल कृष्ण गोयनका हैं, जिसके बारे में कहा गया प्रेमचंद पर बहुत लिखा उन्होंने, लेकिन ज़्यादातर खिलाफ लिखा। और एक बात तो उन्होंने साबित करने की कोशिश की है कि उनको बैंक बैलेंस था, तो कौन बड़ी बात थी। मैं कह रहा हूँ कि हमको बताया गया कि जब वो 1921 में नौकरी छोड़ गोरखपुर के पास महात्मा गांधी की सभा, विशाल सभा उन्होंने देखी, और उस सभा को देखकर प्रेरित हुए और नौकरी छोड़ दी, चले आए। तो 5,000 रुपया मिला। गांव के लोगों ने कहा कि तुमने नौकरी छोड़ दी तो 5,000 में कुछ ज़मीन खरीद लो, परिवार कैसे चलेगा?
तो प्रेमचंद ने कहा कि अरे ज़मीन जिनके पास है वो भी बंटने वाली है, मैं खरीद के क्या करूँगा। तो उससे उन्होंने प्रेस कायम किया और पत्रिका निकाली, हंस निकाला आगे, उससे पहले वो नया ज़माना निकाला था। लेकिन 1919 में उन्होंने एक लेख लिखा, नया ज़माना और पुराना ज़माना और नया ज़माना। पुराना ज़माना सामंतवाद का था और नया ज़माना पूंजीवाद का है। लेकिन उसी से लेख में उन्होंने अंत में लिखा है कि अभी एक और नया ज़माना आ गया है, हिमालय के उस पार एक नई सभ्यता अवतरित हुई है, यानी रूसी क्रांति हुई थी। और वहाँ लेनिन ने घोषित किया कि एक नए युग का प्रारंभ हो गया है, पूंजीवाद से समाजवाद में संतरण का युग। तो उन्होंने कहा कि उसको हिमालय के इस पार आने से कोई रोक नहीं सकता। ये प्रेमचंद का विश्वास था। इसलिए प्रेमचंद की विरासत है संघर्ष। वो जो उनका भाषण है 1936 का, उसका जिक्र किया गया, उसमें एक जगह उन्होंने लिखा है, मेरे ख्याल से ये प्रगतिशील लेखक संघ नाम ही गलत है, क्योंकि लेखक स्वभावतः प्रगतिशील होता है। लेकिन उसी पैराग्राफ में आगे लिखते हैं, मैं ये देखता हूँ कि बहुत से लेखक हैं जो साम्राज्यवाद के खिलाफ नहीं लिखते, जो सामंतवाद के खिलाफ नहीं लिखते, जो पूंजीवाद के खिलाफ नहीं लिखते। उसी के आखिरी पैराग्राफ में है कि हम उसी को साहित्य मानते हैं जो हमें उत्तेजना पैदा करे, जो हमें प्रेरित करे, जो हमें सुलाए नहीं, क्योंकि अब और सोना मृत्यु का लक्षण है। ये प्रेमचंद ने कहा। इसलिए प्रेमचंद बड़े लेखक थे। आमतौर से अध्यापकीय भाषा, मैं भी अध्यापक रह चुका हूँ और हिंदी का ही, तो अध्यापकीय भाषा में कहा जाता है कि प्रेमचंद किसान जीवन के चतुर चितेरे थे। किसान तो है, लेकिन किसान ही भर है क्या। पहला ही उपन्यास सेवा सदन देख लीजिए, गांव से शुरू होकर के शहर में चला आया, और शहर में चला आया। वो सुमन नाम की महिला है, उसका पति वकील है, और उसके घर के सामने एक वेश्या रहती है। उसको घर से बाहर निकलने के लिए भी मनाही है, लेकिन वो देखती है कि शहर के बड़े बड़े इज्जतदार लोग शाम होते ही उस वेश्या के यहाँ पहुँचते हैं। ये उसने देखा। इसलिए सेवा सदन में प्रेमचंद ने ये समाधान ये दिया कि वेश्याओं के चकले हटा दिए जाएं, और उसमें कहीं विद्यालय खोल दिया, कहीं संगीत विद्यालय खोल दिया, और उसी में से एक में किसान सभा का साइन बोर्ड लगा दिया। मजदूर संगठन तो बन चुका था। 1920 में AITUC का गठन हुआ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। लेकिन किसान सभा नहीं, किसान सभा तो बहुत बाद में बनी 1936 में, लेकिन प्रेमचंद ने उसी समय उसका साइन बोर्ड लगा दिया। प्रेमचंद ने वो जो आखिरी उपन्यास जो लिखना शुरू किया था, थोड़ा ही लिखा, उसको नहीं लिख पाए, मंगलसूत्र। उसका प्रारंभ इस पंक्ति से किया है कि अब हमें दरिंदों से लड़ने के लिए कमर में कटार बांध करके चलना पड़ेगा। ये आधुनिक युग में प्रेमचंद कहते हैं, मध्यकाल में तुलसी ने कहा। तुलसीदास को उनका एक मित्र वृंदावन ले गया। वहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति थी और कृष्ण बांसुरी बजाते हुए थे। तुलसीदास खड़े रहे। दोस्त ने कहा, कह रहे ये भी अवतार ही है, इनको प्रणाम करो। तब भी तुलसी ने प्रणाम नहीं किया और ये दोहा कहा कहूँ छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे धनुष्वान ले हाथ। ये धनुष्वान लेने के लिए कह रहे हैं, क्या हिंसा का प्रचार कर रहे हैं? नहीं,
लड़ाई का प्रचार कर रहे हैं। लड़ना है, राम लड़ते हैं राक्षसों से। ऐसे राक्षस, ये जो डार्विन ने 84 लाख योनि का विकासक्रम जो बताया है, उसमें कोई राक्षस योनि नहीं है। रावण भी राक्षस नहीं था। तुलसीदास ने लिखा है, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव विरंच पूजे बहु भांति। पुलस्त ऋषि के नाती थे रावण, और शिव और ब्रह्मा की पूजा करते थे, विष्णु की पूजा नहीं करते थे। इसलिए विष्णु के अवतार राम से लड़ाई हुई उनकी। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में, कथाओं में जो चित्रण किया है, वो समाज का अंतर्विरोध तो है ही है। कुछ लोग कहते हैं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है। क्या मतलब? आदर्श की उन्मुख यथार्थवाद। किसी ने ये भी कहा गया कि प्रेमचंद को किसी वाद के घेरे में नहीं घेरना चाहिए। किसी ने घेरा है क्या? अक्सर लोग कहते हैं ये कि प्रेमचंद को किसी वाद के घेरे में घेरना नहीं चाहिए। किसी ने, यानी मैं कहता हूँ, ये आरोप मार्क्सवादी आलोचकों की ओर इशारा करते हुए लगाया जाता है। लेकिन प्रेमचंद पर रामविलास शर्मा ने लिखा है, दो किताबें हैं। रामविलास शर्मा ने भी उनको मार्क्सवादी नहीं कहा। स्वयं प्रेमचंद ने 1933 में कहा कि अब मैं बोल्शेविक उसूलों का कायल हो गया हूँ। बोल्शेविक उसूलों का कायल हो गया हूँ। क्यों? तो वहाँ समाजवाद है, वहाँ बराबरी है, वहाँ महिलाओं को भी स्वतंत्रता मिली है, और समाज में शोषण नहीं है, शोषण मुक्त समाज है वो। इसलिए बोल्शेविक उसूलों का के कायल हुए वो। 1930 में ही संभवतः रविन्द्रनाथ ठाकुर रूस गए थे, और कई लोगों ने मना किया कि वहाँ मत जाइए, वो आपके जाने लायक देश नहीं है। लेकिन उन्होंने वहाँ जाकर चिट्ठी लिखी थी, बंगला में रसियार चिट्ठी नाम से वो किताब छपी, हिंदी में भी रूस की चिट्ठियाँ करके वो किताब छपी, जिसमें उन्होंने लिखा कि यदि यहाँ मैं नहीं आता तो मेरा जीवन अधूरा रह जाता। ये रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा। मैं यहाँ सोवियत संघ की प्रशंसा के लिए नहीं खड़ा हुआ। मैं कह रहा हूँ कि प्रेमचंद भी समाज की विषमता के खिलाफ थे। कमला नेहरू के इलाज के लिए जवाहरलाल गए थे, लेकिन वो बचा ही नहीं जा सके, निधन हो गया। और वहाँ से दोनों रूस गए थे, और रूस को उन्होंने देखा था। प्रत्यक्ष प्रशंसा नहीं की है, लेकिन जवाहरलाल के प्रशंसक थे। और 1936 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए जवाहरलाल नेहरू, उस अपने भाषण में उन्होंने समाजवाद का भी जिक्र किया है। इसलिए ये समाजवाद कैसा होगा, ये अलग अलग देशों में अलग अलग परिस्थिति पर। खुद लेनिन ने क्रांति के पहले 1916 में कहा कि अब दुनिया के अलग अलग देश, उसी तरह चीन में नहीं हुई, उसी तरह वियतनाम में नहीं हुई, उसी तरह क्यूबा में नहीं हुई, उसी तरह पूर्वी यूरोप के देशों में नहीं हुई। सब जगह अलग अलग कुछ विशेषताएँ थी, यूगोस्लाविया में नहीं हुई उसी तरह से। इसलिए लोग इस बात को इस तरह से देखते नहीं और सीधे कह देते हैं। प्रेमचंद
वो सदगति, ऐसे उस स्टोर में भूल रहा हूँ, एक दलित का तो समय नहीं था, वो गया पंडित जी के पास के लिए, तो कहा कि पंडित जी ने भरपूर भोजन किया, पूजा की, सब कुछ किया, और कहा कि तुम ये लकड़ी फाड़ो, वाली लकड़ी, वो लकड़ी फाड़ते फाड़ते वो भूखा आदमी रात के अंधेरे में पंडित जी ने उसके पैर में रस्सी बांध करके उसको खींचते हुए गांव के बाहर खेत में ले जाकर छोड़ दिया। ये सदगति उस लाश को मिली क्या? ये सदगति व्यंग्य है पंडित जी पर। पंडित जी ने लाश खींचा, उसको बाहर किया, तो वो सदगति वहाँ पर व्यंग्य है, सदगति नहीं है। ये जो समाज में जो अंधविश्वास है, समाज में रूढ़ियाँ हैं, और समाज में जो ये परंपरागत मान्यता है, उन सब के खिलाफ ये कहानी। अभी क्षमा करेंगे कहने के लिए, अभी शायद ये फरवरी, इसी साल के फरवरी के अंक में वागर्थ में मेरा एक लेख छपा है, काल्पनिक यथार्थ। काल्पनिक यथार्थ जैसे मैंने बताया, पता नहीं कैसे कब से ये ऐसे मान्यता फैली। अब तो आदमी, ये समय आदमी का है, और आदमी उड़ते उड़ते अंतरिक्ष यान पर पृथ्वी के पास चारों तरफ जो वायुमंडल है, उसके ऊपर जो आकाश है, उसी को अंतरिक्ष कहते हैं। उस अंतरिक्ष में चला गया। चंद्रमा पर तो पहले ही टहल बुल के आया, अब वो मंगल, शनि और बुध के आसपास चक्कर लगा रहा। इसलिए आज का समय मनुष्य के पुरुषार्थ का समय है, और बर्टन रसल ने कहा है कि मनुष्य के पुरुषार्थ के सामने किसी अदृश्य शक्ति को लाखा करना मनुष्य के पुरुषार्थ का अपमान है, ये बर्टन रसल कहते हैं। इसलिए साथियों, प्रेमचंद की जो विरासत है वो इन लोगों से मिलती है, इन लोगों से। वो आज के समय से ये जो आज लेकिन अमेरिकी साम्राज्यवाद चुपचाप बैठा हुआ नहीं है। अमेरिकी साम्राज्यवाद की ओर से ये फुकुयामा की किताब एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, इतिहास का अंत और अंतिम आदमी, ये किताब आ रही है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, हंटिंगटन की किताब, सभ्यताओं का टकराव, जिसमें सिर्फ क्रिश्चियन सभ्यता को छोड़ दिया है, हिंदू मुस्लिम सभ्यता, बौद्ध और गैर बौद्ध, या कन्फ्यूशियनिज्म, या इस तरह इन सब के बीच लड़ाई होगी। और लड़ाई होगी कि नहीं होगी, लेकिन अमेरिकी साम्राज्यवाद की आकांक्षा है कि यही लड़ाई हो, और तब साम्राज्यवाद को जीने के लिए, सांस लेने के लिए और समय मिल जाए। इसलिए ये आज ये है फुकुयामा और हंटिंगटन के जरिए से वो इस बात को कह रहे हैं। इसीलिए प्रेमचंद की विरासत, प्रेमचंद का वारिस कौन है? हम लोग हैं, सभी आप लोग सब हैं। प्रेमचंद जिस उद्देश्य से लिख रहे थे, उस उद्देश्य के प्रति समर्पण का भाव या स्वीकृति का भाव, ये प्रेमचंद की विरासत है। और खोजे वतन, मैंने कल भी जिक्र किया था, लेकिन फिर कहता हूँ, खोजे वतन यानी देश का दर्द। ये पहला कहानी संग्रह उर्दू में छपा है, बाद में हिंदी में उसका अनुवाद हुआ।
तो उसमें दुनिया का सबसे अनमोल रतन मैंने कहा कि वो शहीद का खून, पहले सती की राख, दूसरा अपराधकर्मी के आंसू और तीसरा शहीद का खून। और तब राजकुमारी ने कहा बेशक खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत के लिए गिरे दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। ये कहानी का अंतिम वाक्य। तो वहाँ से लेकर के मंगलसूत्र के उस वाक्य तक कि अब हमें दरिंदों से लड़ने के लिए कमर में कटार बांध कर चलना पड़ेगा, ये एक धारा में, एक श्रृंखला में, एक रेखा में ये बातें हैं। और वो जैसे पूस की रात में जो दिखलाया है, घनघोर ठंड है और हल्कू नाम है या क्या, हल्कू खेत में धाको कहते हैं हम लोग के यहाँ, आप भी जानते हो। जो जब धान काटते हैं तो उसकी रखवाली के लिए एक धाको बनाया जाता है और उसमें वो हल्कू है और उसके साथ जबरा कुत्ता है। कुत्ते की उपयोगिता वहाँ यही है कि इतनी ठंड ये दिखावें, वो कुत्ता भी कौं कौं कर रहा है, कौं कौं कर रहा है। और हल्कू वहाँ से खुद बगीचे में जाकर के सूखे पत्तों को जमा किया और आग लगाई और तब उसको तापने लगा और इधर से उधर के उधर से इधर करता रहा और वहीं पर उसको नींद आ गई। सुबह उसकी पत्नी जब आई तो देखा कि खेत के तो नील गाय चढ़ गई और जाकर उसको उठाया, कहा कि नहीं तुम पड़े हो यहाँ, वहाँ नील गाय चढ़ गई। अब पहले पेट भरने के लिए खेती करते थे, अब मालगुजारी भरने के लिए भी खेती करनी पड़ेगी और उससे नहीं होगा तो कर्ज लेना पड़ेगा मालगुजारी भरने के लिए। इसलिए प्रेमचंद ने वो दिखाया। उसी तरह पूस की रात में है किस तरह से महाजनी सभ्यता जो है, महाजनी सभ्यता लेख तो ही है, लेकिन महाजन लोग किस तरह से सवा सिर गेहूँ जो है वो छूट देते जाने के बाद भी वो बढ़ता ही गया। जस जस सुरसाबुदन बढ़ावा तासु दुगुन कभी रूप दिखावा। तो वहाँ तो हनुमान है तो दुगुना रूप दिखाए, यहाँ हनुमान नहीं है, यहाँ तो किसान है। जो प्रेमचंद लिखा कि किसानों से बदला लेना उतना ही आसान है जितना कद्दू काटना, ये प्रेमचंद कहते हैं। इसलिए मित्रों, प्रेमचंद की विरासत ये है कि वो इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। ये कार्ल मार्क्स का कथन कि दार्शनिकों ने अब तक दुनिया की तरह तरह से व्याख्या की है, लेकिन मूल प्रश्न उसको बदलने का है। प्रेमचंद ने इस वाक्य को कहीं दोहराया नहीं है, लेकिन जो बदलने का मूल प्रश्न है, इससे प्रेमचंद उलझते रहे शुरू से आखिर तक, और उलझ कर उन्होंने वो रास्ता दिखाया है, वो जो मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति बोध ने लिखा है कि आज़ादी अकेले नहीं आती, अकेले तो गुलामी आती है, आज़ादी सामूहिक रूप से आती है। सामूहिक बात है ये, सबको मिलकर हैं, तो मिलकर लड़ना पड़ेगा। वो बम्बई में एक जनगायक थे जो गाते थे, मिल के चलो भाई, ये मिल के चलो। तो मिल के चलो ये समय का तकाजा है कि मिल के चले और इस दुनिया को बदलने का प्रयास करें। बदलने का प्रयास सफल हो या ना हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम अपना रुख ये स्पष्ट कर दें कि हम इस दुनिया को, इस मौजूदा समाज को
नहीं चाहते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं और बदल कर नया समाज बनाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्रेमचंद की विरासत यही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बात करता हूँ।